जब फाइट हो ब्रेकफास्ट और ऑफिस के बीच, तो ब्रेकफास्ट का जीतना इम्पॉसिबल। ट्रॉपिकाना 100% कैन हेल्प। इसके 9 फ्रूट न्यूट्रिएंट्स बनाएं आपके ब्रेकफास्ट को 100% कंप्लीट, ताकि न्यूट्रिशन की जीत हो। ट्रॉपिकाना 100%, अब ब्रेकफास्ट ही जीतेगा। Others change the rules. I change the game. The Hyundai Uber Cool i20. वेलकम बैक। नागपुर के निवेशक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं अपने स्टॉक मार्केट और निवेश से जुड़े तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए। चलिए फटाफट बढ़ते हैं और जानते हैं क्या सवाल है इनके मन में। बढ़ते हैं संजय के पास। संजय, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं संजय सत्तेकर। 2008 में जनवरी में एक फॉल आया, उसके बाद में अभी आया, फिर वो बढ़ गया, फिर वापस ये भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक बीच बीच में चल रहा आईपीओ का, एक 50 रुपए उसकी प्राइस होती है, वो 200 पे जाता है, फिर 20 पे आ जाता है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दे रहे आपके मीडिया। अभी तुलसियान जी उस पर भी बीच में एपिसोड चला रहे आपके सीएनबीसी आवाज के हिसाब से जी। बहुत हमने एक आईपीओ जो आए हैं वो उठाए हैं और उनके ऊपर पूरा एनालिसिस किया है। लेकिन आशीष, आप अगर इनको बता पाए ना नटशेल, क्या वजह है इन आईपीओज में इस तरह की जो प्राइस में बहुत भारी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और कैसे पहचाने कि किस आईपीओ से दूर रहना है? सबसे पहले तो इस आईपीओ में पूरा एक आपको मोडस ऑपरेंडी समझना पड़ेगा कि ये प्रमोटर्स को ऐसा क्यों करना पड़ता है कि वो 50 का स्टॉक 200 हो जाता है, फिर उसकी कोई बायर्स नहीं रहते। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है बाज़ारों से वो पूरी तरह से गायब है। तो किसी भी कंपनी को, जो एक मिड साइज कंपनी है, यदि वो 30 करोड़ 50 करोड़ का आईपीओ लेकर आती है तो उसको 500 इन्वेस्टर भी पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलते कि जो उसके आईपीओ में पैसा लगाए। अब चूंकि उसने तो अपना सारा प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, बैंक से फंडिंग ली हुई है, बैंक को कमिटमेंट दिया हुआ है कि मेरा इक्विटी रेज हो जाएगा, तो वो अब इक्विटी रेज करता है। तो क्या करते हैं फिर उसमें कि वो एक हाई नेटवर्थ कोई सी पर्सन के साथ में टाई अप करते हैं जो उनका सारा इशू भरते हैं, और पहले दूसरे दिन, क्योंकि वो डे ट्रेडर्स को बड़ा अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसमें कोई सर्किट नहीं होता है और बहुत ऊपर नीचे स्टॉक के प्राइसेस में मूवमेंट होता है, तो अल्टीमेटली जो डे ट्रेडर्स होते हैं उसमें उनको ट्रैप किया जाता है कि आप तो सिर्फ ट्रेडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से गए और आप निवेशक बन जाते हैं उस कंपनी में, जो हमने पिछले छोटे आईपीओ जितने आए उसमें सभी में देखा। तो एक सिस्टम की भी इशू है कि चूंकि रिटेल निवेशक पूरी तरह से बाजारों से गायब है, तो आप बिल्कुल भी किसी भी इशू को सपोर्ट नहीं करते, तो इसके कारण से प्रमोटर्स को एक ऐसा जरिया अपनाना पड़ता है। पर थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट मेरा मानना है कि जब तक बाजारों में रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा, आप इसी तरह के इंसिडेंसेस देखते रहेंगे। हमारे साथ मिस्टर जेपी शर्मा भी हैं अपना सवाल पूछने के लिए। शर्मा जी, पूछिए अपना सवाल। देखिए, आजकल जो बाजार के इतने फ्लक्चुएशन होने की वजह से छोटे इन्वेस्टर इस बाजार से हटते जा रहे हैं। इसके बारे में शेयर बाजार को इस विषय में सोचना चाहिए कि भी हमें छोटे इन्वेस्टर को किस तरह से साथ में लेकर के चलें। पहले का एक समय था कि जिस समय में छोटे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके बैठ जाते थे और आराम से, और उसके बाद में 4-6 महीने 12 महीने के बाद में उसका एप्रिसिएशन मिलता था। लेकिन आज इतना जोर शोर से घटती और बढ़ती चलती है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाहर के जो एफआई इस बाजार में आ जाने से बहुत बड़े उतार चढ़ाव में आने की वजह से छोटे इन्वेस्टर चुपचाप बैठ गए। तो हमें इनको इसके साथ में जोड़ने के लिए कुछ सोचना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं शर्मा जी। ये जो बात कह रहे हैं वही मुझे याद आता है कि हाल में जो लिस्ट आई है दुनिया के जाने माने धनी लोगों की, उसमें जॉर्ज सोरोस जो स्पेक्यूलेटर हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो ऊपर आ गए हैं काफी तेजी से, और वॉरेन बफे नीचे फिसल गए हैं। तो पूरी दुनिया में ये चलन है, केवल नागपुर के या भारत के छोटे इन्वेस्टर्स का ये डर नहीं है, हर जगह हो रहा है। मार्केट ट्रेडर्स का हो गया, इन्वेस्टर के लिए जगह नहीं है। जी हाँ, देखिए, आजकल मुझे कोई पूछता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, तो मैं ये कहता हूँ कि वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट इज इन्वेस्टमेंट नाउअडेज। कि आप वॉलेटिलिटी को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आप राइट टाइम पे एग्जिट लेते हैं और वापस राइट टाइम पे एंट्री ले सकते हैं। अगर आप वो करते हैं तो आप
फिनोमिनल जो है रिटर्न्स इस मार्केट से या किसी भी मार्केट से कमा सकते हैं। इवन दूसरे मार्केट में वहाँ भी वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट एक चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई ये कहे कि इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट नहीं रहा, तो ये मैं नहीं मानता हूँ। आज भी चाहे कैसा भी मार्केट हो, मैं कहता हूँ आज इस एरा में अभी अगर कोई शेयर लेगा और उसको 3 साल रखता है, कोई भी क्वालिटी शेयर ले लो आप, चाहे आईडीएफसी ले लो, आईसीआईसीआई बैंक ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, टाटा मोटर्स ले लो या महिंद्रा ले लो, कुछ भी ले लो आप, और 3 साल बाद आप आके मेरे से मिल लो, यू विल अर्न दी मनी। तो अगर आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट करना है और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहना है, तो आप हमेशा क्राइसिस के अंदर लो अच्छी क्वालिटी के शेयर, और जब यूफोर्बिया हो उस समय आप प्रॉफिट बुक कर लो, आप भी मनी कमाओगे। लेकिन आपका वो 4 महीने 3 महीने का मनी नहीं होगा, 3 साल 5 साल का मनी होगा। सस्टेन खरीदारी करते रहनी, चाहे मार्केट कैसा भी हो। श्वेतांक हमारे साथ हैं। श्वेतांक अपना सवाल पूछना चाहते, पूछिए। मेरा सवाल है, आज के डेट में गवर्नेंस से रिलेटेड इशू की वजह से जब हम देख रहे हैं कि आज हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब का नाम सीएजी की तरफ से आ रहा है, और इस तरीके से जहां पे भी पब्लिक रिसोर्सेज के अलोकेशन में जहां पे हमारे पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज उसके बेनिफिशियरीज हैं, ऐसे में हमें ये डर लगता है कि आने वाले समय में पता नहीं शेयर की वैल्यूएशन का क्या होगा। अगर इस तरीके का पिटारा खुलता है तो उससे बेटर सोने और जमीन में लगाना है, या इनका क्या भविष्य होगा 2 साल 3 साल बाद। ऐसी जो कंपनीज हैं, और आज हमारे देश की सभी बड़ी कंपनियां कहीं ना कहीं पब्लिक रिसोर्सेज का लाभ उठाती हैं, और इस तरीके के स्कैम का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और हम किस तरीके से अपने आप को सेफगार्ड कर सकें। आशीष मेरा मानना है कि जैसे एक टेलीकॉम सेक्टर की अपने बात कर रहे थे, तो टेलीकॉम सेक्टर में भी ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियों पे उसकी शेडो आई हुई हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, भारती एयरटेल है या आइडिया है, उनका कहीं कोई लिंकेजेस इसमें प्रूव नहीं हुआ, और उन स्टॉक्स ने, आप देखिए कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर में कुछ स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया, उसमें भारती और आइडिया सेलुलर शामिल हैं। तो इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में ये यदि इसका इफेक्ट आएगा तो सारी कंपनियों पे इफेक्ट आएगा। अब जहाँ तक इसके यदि सेक्टर्स की बात करें, तो मेरा मानना है ये कि बिजनेसेस का पार्ट है। अब आपको इसमें आगे आके भी कई सारे सरप्राइजेज मिल सकते हैं, और इसको आपको एक कंपनी स्पेसिफिक आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसको सेक्टर स्पेसिफिक हम किसी सेक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दें, या हम पूरे एक निवेश को उसको मान के चलें कि निवेश नहीं करना चाहिए कि आगे जाके कुछ हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो अप्रोच सही नहीं रहेगा। ओके, तो यानी यहाँ पर फिलहाल काफी हद तक मौके नजर आ रहे हैं, और थोड़ा रिस्क लेने का वक्त जरूर है। लेकिन जैसे कि शर्मा जी ने कहा कि अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो कम से कम 3 साल का नजरिया रखना होगा। और एक खास मंत्र जो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट दे रहे हैं वो ये है कि जब सारे लोग डरे हुए हों, उस समय अगर आप पैसे लगाते हैं तो वो सही मौका होता है, फिर आप आराम से बैठ सकते हैं, और जब यूफोरिया हो मार्केट में तब बेचने का समय होता है। लेकिन उसके लिए आपको सुनते रहनी होगी हमारे एक्सपर्ट की बात। लेकिन कुछ और सवालों के जवाब फिलहाल नागपुर के दर्शकों के लिए लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।